नमस्ते। आजकल एक बड़ी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में चल रही है और ये लड़ाई है कोलेजियम सिस्टम को लेकर के। वो कोलेजियम सिस्टम जो डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बनेंगे। 1993 में कोलेजियम सिस्टम आया, लेकिन उससे पहले जो अपॉइंटमेंट होता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो केंद्र की सरकार करती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन लेती थी और उसके बाद देश के राष्ट्रपति जी की अंतिम मोहर लगती थी और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता था। लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी को दिखाते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए संविधान में संशोधन किया। हालांकि किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, संविधान में संशोधन किया और कोलेजियम सिस्टम का निर्माण किया। और कोलेजियम के अंतर्गत क्या होता है कि कोलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। ये कोलेजियम बन जाएगा और ये लोग क्या करेंगे कि हालांकि इसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना हुआ है, एमओपी जिसको हम लोग कहते हैं, कि और इसके फर्स्ट स्टेप में क्या है कि उन तमाम सारे नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिनको कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। वो फाइल पहुंचेगी कोलेजियम के पास। कोलेजियम डिसाइड कर चुका होगा कि किन नामों को केंद्र सरकार के पास भेजना है। ये फर्स्ट स्टेप है रिकमेंडेशन का, कि रिकमेंडेशन के लिए केंद्र सरकार के पास उन नामों को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार पहले स्टेप पे ये कर सकता है कि अगर किसी नाम पर, किसी फाइल में किसी नाम पर अगर आपत्ति लगती है केंद्र सरकार को, तो वापस वो कोलेजियम को वापस उस नाम को भेज सकता है या उन नामों को भेज सकता है। सेकेंड जो फेज़ है उसमें उन तमाम सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद कोलेजियम ये डिसाइड करेगा कि नहीं वो सही है गलत है, उन नामों को वापस वो केंद्र सरकार को भेजेंगे। और केंद्र सरकार के पास अब सेकंड ऑप्शन कुछ नहीं बचता है, दूसरी दफ़ा वो रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेज सकता है, वो एज इट इज़ वो फाइल वापस कोलेजियम को भेजनी पड़ेगी। हालांकि कहीं कोलेजियम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करना है, तब भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं, देश के कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जब सारा फैसला कोलेजियम ने डिसाइड करना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो केंद्र सरकार की दखलंदाजी वो क्यों चाहते हैं। इससे बढ़िया वो खुद ही अपॉइंटमेंट करे जजेस का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। फिर हम लोग बात ये कहना चाहते हैं कि अभी जो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अभी ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देश की जो संसद है उसकी संप्रभुता को कोई चुनौती ना दे। और ये बिल्कुल उन्होंने एक और बात उन्होंने कही कि जो केशवानंद भारती केस है 1973 में जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय सुप्रीम कोर्ट, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत के संविधान में कहीं बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कही गई है, और केशवानंद भारती केस आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी 13 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच है वो बैठी और 7:6 के रेशो में वो फैसला पारित हुआ। 7 लोगों ने पक्ष में कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लागू होना चाहिए, 6 लोगों ने विपक्ष में बात रखी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए, और बेसिक स्ट्रक्चर में न तो संसद की कार्यप्रणाली है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि देश की केंद्र सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये पावर एक तरीके से अपने लिए लेने की कोशिश करी सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात कह दी। और हम सब लोग जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि 1947 में जब संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए कुछ लोगों को चयन किया कि ताकि देश का संविधान बने, 2 साल 11 महीने 18 दिन का वो वक्त लगा। और उसके बाद 114 बैठकें जब पूर्ण हुई, पता नहीं कितनी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई होंगी, तब जाकर के उन संविधान के बिंदुओं को पास किया गया होगा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भारत का संविधान मिला। और ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1952 तक संविधान सभा ने अपना कार्य चलाती रही। और पहला जो देश का जो संशोधन हुआ अपने संविधान में, वो 1951 में हुआ। उस समय कोई चुनाव नहीं हुआ था। तो वो कितनी प्रभावशाली जो संविधान सभा थी और जो संसद थी जिसने कि उस संविधान का निर्माण किया था। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए भी है कि संसद बड़ी है या संविधान बड़ा है। संविधान बनाया है संसद में रहने वाले लोगों ने, और संसद बनती है वी द पीपल से। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है
कि रचना बड़ी है कि रचयिता बड़ा है, या हम लोग ये कहें कि क्रिएशन बड़ा है कि क्रिएटर बड़ा है। तब आप लोगों से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि वर्ष 2017 पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्ष 2017 में एक एडवोकेट है सौरभ कृपाल। सौरभ कृपाल के लिए रिकमेंडेशन ये हुई कि उस समय दिल्ली की जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, उन्होंने रिकमेंडेशन दी कॉलेजियम को कि एडवोकेट सौरभ कृपाल को जज बनाया जाए वर्ष 2017 में। 2020 तक कुछ नहीं हुआ और सौरभ कृपाल भी इस बात का वेट कर रहे हैं और कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब धनंजय चंद्रचूड़ बने। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि धनंजय चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज भारत के हैं, लेकिन वो जज कब बने? वो जज तब बने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BN कृपाल साहब रहे। BN कृपाल साहब के बेटे हैं सौरभ कृपाल। और BN कृपाल साहब जज कब बने? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी धनंजय चंद्रचूड़ हैं, उनके पिताजी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उस समय BN कृपाल साहब जज बने थे। तो ये इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर अगर आप लोग गौर फरमाने की कोशिश करेंगे तो वर्ष 2021 में क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रवणे साहब ने उस कॉलेजियम को देश की केंद्र सरकार के पास भेजा। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने क्या कहा कि रिकमेंडेशन वापस लौटा दी और कहा कि इन पे कुछ तब्दीली होनी चाहिए। अभी जो लड़ाई शुरू हुई है वो लड़ाई ये है कि जो प्रोसीजर है फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप का, सेकंड स्टेप के बाद फिर से रिकमेंडेशन अभी केंद्र सरकार ने वापस सुप्रीम कोर्ट को वो फाइल भेजी है। कहा है सौरभ कृपाल जो कि एक होमोसेक्सुअल वकील हैं, उनके जो पार्टनर हैं वो स्विस नागरिक हैं, और सरकार ने कहा है कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, जो रॉ की जो रिपोर्ट है, उसमें जो स्विस नागरिक है वो देश की संप्रभुता को, देश की अखंडता को एक तरीके से डैमेज कर सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए रिकमेंडेशन वापस भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट को ये नागवार लगा है कि हमारी जो रिकमेंडेशन जो भेजी गई थी उसको केंद्र सरकार क्यों नहीं मान रहा है। फिर हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि NJAC को लेकर के मोदी सरकार आई। NJAC क्या था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, एक आयोग था जो कि मोदी सरकार साहब ने बनाया, और उस मोदी सरकार ने ये कहा कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होंगे वो इस आयोग के थ्रू बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो हमारी पावर है वो NJAC ले लेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले काम क्या किया, 2015 में NJAC को लागू करने की बात हुई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि NJAC को टर्न डाउन कर दिया, रद्द कर दिया। कहा कि इसका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ठीक से नहीं बना हुआ है, और सरकार को कहा कि इसके मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को दोबारा उसका अवलोकन करिए और सुझाव हम तक भेजिए। सरकार ने वर्ष 2016 में क्या किया कि NJAC को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को, सुझावों को सुप्रीम कोर्ट को भेजा, लेकिन आज 2023 वर्ष आया है, अभी तक उन सुझावों पर कोई कार्रवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, ताकि जो पावर है कहीं वो कमीशन के पास न चली जाए। तो आप लोग देखेंगे कि भाई भतीजावाद और इस तरीके से रिलेशनशिप कंसेप्ट्स को लेकर के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ये कितना भयावह है। जिन लोगों का नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो लोग जज बनने चाहिए थे, वो लोग इस जज में नहीं आ पाएंगे। कौन जज बनेगा, कौन जज नहीं बनेगा, ये तो इनके परिवार का सिस्टम तय करेगा। तो ये आप सब लोगों के बीच में हम लोग बताना चाह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में कितनी खामियां हैं, और देश के कानून मंत्री जब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जब अपॉइंटमेंट हो तो उस समय लॉ मिनिस्टर उसमें शायद हो, तो उसमें और बेहतर उसमें कुछ हो सकता है, या सरकार का कोई प्रतिनिधि उसमें रहना चाहिए। NJAC में क्या था कि NJAC में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ NJAC का हिस्सा थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी कौन होंगे, जिनका की चुनाव, जिनकी की रिकमेंडेशन देश के प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन जब करेंगे, तब जाकर के वो 2 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी उस NJAC का हिस्सा होंगे, तब वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कर सकते हैं। तो NJAC को रद्द कर दिया गया, जो कि बहुत ही एक तरीके से नई मुहिम थी केंद्र सरकार की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर और कॉलेजियम सिस्टम, ये दोनों संविधान के किसी भी अनुच्छेद का हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि छात्र संघ के चुनाव पूरे देश भर के अंदर अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा। लिंगदो कमेटी की सिफारिशें वो एक तरीके से फरमान है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन नहीं कर सकती है। आज पूरे देश भर के
के अंदर एक मौका एक छात्र को, एक कैंडिडेट को मिलता है चुनाव लड़ने का, या वो जीतता है या वो हारता है, उसके बाद वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। हालांकि वो अपेक्स बॉडी का इलेक्शन लड़ सकता है। तो ऐसे फरमान जो तमाम सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो अच्छी लीडरशिप जनरेट होनी चाहिए थी छात्र संघ की भूमिका छात्र संघ में, तब मैं आप लोगों से ये बात रखना चाह रहा हूँ कि बड़ा एक संशोधन होना चाहिए। क्या कॉलेजियम सिस्टम का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अभी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर भी क्या अमल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक तरीके से रिव्यू था, उस पर रिव्यू होना चाहिए था, रिव्यू नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सुप्रीमेसी और मैं कह सकता हूँ मोनोपोली दिखाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है, जिस पर कि अंकुश लगना चाहिए। आने वाले सालों में, आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे और भी अन्य विषयों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।